स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिसिटी जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है और ये साइक्लिक कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स के रिंग के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन से होती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बेंजीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें बेंजीन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को हम एक रिंग से दिखा सकते हैं। यहाँ पर रिंग यह दिखा रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन के बीच में डीलोकलाइज होते रहते हैं और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण बेंजीन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा और कब नहीं होगा। तो एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और इस साइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग होनी चाहिए वह प्लेनर होनी चाहिए, यानी कि रिंग बनाने वाले सारे एटम्स सेम प्लेन में होने चाहिए। जैसे कि बेंजीन, यदि हम बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp2 आती है और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। उसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में भी सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कारण से ये सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में होते हैं। वहीं इस कंपाउंड में भी सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में होते हैं, इसलिए यह कंपाउंड भी एक प्लेनर कंपाउंड होता है। वहीं यदि हम ऐसे कंपाउंड्स लें जिसमें रिंग बनाने में 7 से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो देखने में तो प्लेनर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नॉन प्लेनर होते हैं, क्योंकि 7 से ज़्यादा की रिंग के केस में एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाते हैं। एरोमेटिसिटी की नेक्स्ट क्राइटेरिया होती है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। यदि हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं और अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लें तो इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकलाइज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर यह कार्बन एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एरोमेटिसिटी के लिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितने भी एटम्स रिंग बना रहे हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर एक भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। इस क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है हकल रूल। हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वह कंपाउंड एरोमेटिक होगा और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि बेंजीन, आप बेंजीन रिंग में देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हैं। 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये सारे कंपाउंड्स। यदि आप बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करते हैं। वहीं अगर आप दूसरे कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पे भी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं तीसरे कंपाउंड में 5 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे। वहीं अगर
रेजोनेंस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहा जाएगा और यह बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जैसे कि ये कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक होंगे और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। और जो कंपाउंड्स इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यदि हम इन तीनों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और हमको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हम पहले कंपाउंड की बात करें तो पहले कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाता है 6 और 6 को हम 4n+2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए यह कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। वहीं अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड के केस में रेजोनेंस में 3 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 को हम 4n के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग यह एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यह कंपाउंड देखने में तो नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन अगर हम इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो हमें कुछ यह मिलेगा। इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर केवल 3 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, यानी कि रिंग के अंदर केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए यह कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कंपाउंड का कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक होता है तो वह पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। वहीं अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड में टॉप वाला कार्बन एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए यह एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, जिससे यह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में टॉप वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होने के कारण यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है और यहाँ पर केवल एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 को भी हम 4n+2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू 0 होती है। तो यह कंपाउंड भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।